नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी आगे हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ ही साथ आपको बताएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। कल हमने देखा कि निफ्टी की क्लोजिंग तो अच्छी हुई थी, हरे निशान में बंद हुआ निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी में कमजोरी देखने को मिली। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से देखना होगा कि आज लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर और शुरुआत अच्छी है एशियाई बाजारों की। एक जापान के बाजार को छोड़ दे जहां पर कि 262 अंकों की कमजोरी है, बाकी सभी इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार हरे निशान में है, हांगकांग के बाजार भी करीब 1.25% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी भी देखेंगे तो 22,630 के पास गिफ्ट निफ्टी भी कारोबार कर रहा है, हरे निशान में यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से संकेत अच्छे हैं। और बाकी दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो वहां से भी कुछ ज्यादा कंसर्न्स निकल कर नहीं आ रहे हैं। और अमेरिकी बाजारों में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। नैस्डैक में भी कल और S&P 500 दोनों ही इंडाइसेस कल रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए। डाउ जोन्स में तेजी आई थी, लेकिन क्लोजिंग होते होते ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया, लेकिन हरे निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली। तो तीनों इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए और S&P 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ, क्योंकि हम लगातार बात करें कि अब ब्याज दरों में जो कटौती की बात है वो अब तेज हो चुकी है, जिससे कि रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जो हैं स्पेशली टेक शेयर्स वहां पर तेजी बन रही है। और इसके अलावा आज निविडिया के नतीजे आएंगे और इस बीच AI कंपनियों को लेकर जिस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बाजार का, मार्केट का, इस नतीजे पे नजर रहेगी। और इस बार माना जा रहा है कि काफी मजबूत नंबर्स आ सकते हैं निविडिया के। इसके चलते जो टेक इंडेक्स है नैस्डैक, वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। और अगर 2024 में बात करें तो ये शेयर करीब करीब 90% अभी तक चल चुका है सिर्फ इसी साल में। तो नतीजे आएंगे, इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा बाजार की नजर फेड ऑफिशियल्स के बयान पर भी लगातार टिकी हुई है और आज FOMC मिनट्स भी जारी होंगे। कुछ घर बिक्री के भी आंकड़े आएंगे अप्रैल महीने के, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे जिस पर की नजर रहेगी, खास करके FOMC मिनट्स। इस बीच जो फेड ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आ रहा है वो हम आपके सामने एक एक करके रखते हैं। कल क्रिस्टोफर वॉलर फेड गवर्नर, उनका कहना है कि आने वाले कुछ महीनों तक अभी वो महंगाई की आंकड़े को क्लोजली वॉच करेंगे और महंगाई के चाल को देखते हुए वो अब आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती का निर्णय लेंगे। आर्थिक आंकड़े अनुकूल रहे तो इस साल के अंत तक कटौती की भी संभावना है और ब्याज दरों में बढ़त की संभावना के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसकी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्याज दरों में बढ़त को लेकर अगर कुछ बात की जाए तो उसकी कुछ भी अटकल या कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। कटौती ही होगी, लेकिन आने वाले कुछ महीने तक महंगाई के आंकड़ों को क्लोजली वॉच करेंगे। आगे भी कुछ फेड ऑफिशियल्स के बयान आएंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। यूरोप के बाजार लाल निशान में बंद हुआ और यहाँ पर भी क्रिस्टीन लगार्ड जो कि ECB की प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि जून में अगर स्थिति सही रही, अनुकूल रही, तो ECB ब्याज दरों में कटौती का निर्णय ले सकती है। और महंगाई के आंकड़ों को लेकर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वह पूरी तरीके से काबू में आ चुकी है। जून के आंकड़े को और वॉच करेंगे और उसको देखते हुए वो ब्याज दरों में कटौती को लेकर डिसीजन ले सकते हैं। तो अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स जो हैं वो कटौती की बात करने लग गए। इस वजह से हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स में अगर बात करें तो वो भी स्टेबल ही हैं 4.4% के पास। डॉलर में थोड़ी स्थिरता आई, जिसके चलते सोने में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली अब देखने को मिल रही है। रिकॉर्ड लेवल्स हमने देखे सोने चांदी में, लेकिन अब फिलहाल मुनाफा वसूली का दौर चल रहा है। और कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर दायरे में ही कारोबार हो रहा है। और अगर मई महीने में पूरी बात करें तो कच्चा तेल केवल $3 के रेंज में ही कारोबार कर रहा था। कल भी 82-83 के पास ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की टेंशन, वॉर बढ़ने की टेंशन अब काफी हद तक कम हो चुकी है। इस वजह से एक स्टेबल कारोबार हो रहा है कच्चे तेल में भी, जो कि भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है। तो इस वक्त कुल मिला के बात करें भारतीय बाजारों के लिए संकेत ठीक ठाक ही हैं, ज्यादा कुछ कंसर्न नहीं है। और हमारे अपने जो घरेलू फैक्टर्स हैं उस पर ही बाजार प्ले कर रहा है, नतीजों पर। और अब चुनावी माहौल है, 4 जून को नतीजे आने वाले, उसके पहले हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है। अगर FIs और DIs के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर भी हमने कल देखा कि FIs की तरफ से बिकवाली ही हुई करीब 1875 करोड़ की, लेकिन उसके सामने DIIs खरीदारी करके गए कैश मार्केट में और 3550 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 2015 करोड़ की बिकवाली खरीदारी का आंकड़ा है, वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 30,531 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो FIs की तरफ से
फिलहाल बिकवाली के ही आंकड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन डीआईएस की तरफ से बराबर सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे रीड करें और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज चाल कैसी रह सकती है भारतीय बाजारों की? डिम्पी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, पूछा सुन पा रहे हैं आपको। और अगर आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही क्वेश्चन है तो मैं फिर से इसको डाटा को सारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। पहला पॉइंट आता है निफ्टी पे ही। देखिए, कल निफ्टी के अंदर जो पोजीशनिंग हुई है वो बेहद शांति की थी। ना ही निफ्टी के अंदर बल्कि बैंक निफ्टी के अंदर भी आप ओपन इंटरेस्ट चेंज देखेंगे तो आपको कोई चेंज ही नहीं दिखेगा। एक्चुअली में कल पूरी तरह से शांति थी, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं था। क्योंकि अकाउंट की वोटिंग और हो चुकी है तो इसकी रिस्क का बढ़ना या गिरना स्वाभाविक था। इसके कल रिस्क करीब गैप के साथ खुला, 8% तक गया, वापस 6-7% पे बॉल्ट कवर हुआ है। ये जैसे हम सभी 25 के पहले निफ्टी के पॉइंट कल हमने 2005 संपर्क नहीं हो पा रहा है डिम्पी से। थोड़ी आप टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं उनसे कनेक्ट होने में। लेकिन जो लेवल्स वो बता रहे थे वो हम आपके सामने रख लेते हैं। और पिछले काफ़ी समय से हम यही बात कर रहे हैं कि बाजार में वॉलेटिलिटी हावी है और ये चुनावी माहौल का असर है जो कि इस वक्त बाजार पर हावी है। 4 जून तक जब तक नतीजे नहीं आ जाते, इस तरह के उतार चढ़ाव बना रहेगा मार्केट में और आज के लिए। लेकिन एक कंसोलिडेशन और एक रेंज में ही वो वॉलेटाइल सेशन हमें देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं निफ्टी के लिए, वो ऊपर की तरफ 22,550 और उसके ऊपर गया तो 22,650 और उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ 22,400 से 22,300। तो यही एक रेंज है जिसके बीच हम देख रहे हैं कि बाजार पिछले काफी समय से कारोबार कर रहा है। तो 650 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक एक बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जा रही है और चुनाव तक तो ऐसे ही कंसोलिडेशन जारी रह सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ऊपर की तरफ 48,250, 48,500 ये लेवल्स निकल कर आ रहे हैं और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 48,000 और 47,800 का। इस रेंज के में बैंक निफ्टी कारोबार करेगा। लेकिन चलिए, हमारे साथ एक और मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं investforedu.com से। आदित्य अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे समझ लेते हैं कि बाजार में आज क्या करें। आदित्य, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आप शुरुआत कैसे देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की? गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज पूजा ये है कि 2 दिन से मार्केट ने अपना 20 डीए में होल्ड किया है। कल इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग में निफ्टी ने 20 डीए में होल्ड किया और वहां से हमें एक लेट बाइंग दिखने मिली मार्केट में और 22,500 के ऊपर 2 दिन लगातार मार्केट ने बंद क्लोजिंग की है। तो वो एक पॉजिटिव संकेत जरूर है। क्लोजली मॉनिटर करूंगा 22,550 के ऊपर ट्रेड करने के लिए निफ्टी को। अगर 22,550 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो फ्रेश लॉन्ग लेना चाहूंगा पूजा। 22,400 का स्टॉप लॉस बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट में, वो लगा के। और मुझे लग रहा है ऊपर कहीं ना कहीं आपको 22,700 से 22,800 के लेवल्स देखने मिलेंगे आने वाले दिन में। इंटरेस्टिंग बात, जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वोल्टेज इंडेक्स लगातार बढ़ते आ रही है और ये बढ़ते रहेगी जैसे जैसे हम नजदीक आते रहेंगे नतीजों के, इलेक्शन के नतीजों के, वो वोल्टेज इंडेक्स में जंप हमें देखने मिलेगा। तो थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड करना चाहिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, विक्स को नजर रखते हुए। एंड वो स्लोली 30-32 की तरफ मूव करेगा जैसे हम पास आते जाएंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ा एक वीकनेस जरूर है, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करूंगा। 48,250 का एक जो हर्डल है, अगर उसके ऊपर चलता है बैंक निफ्टी तो वहां पे भी हम एक फ्रेश लॉन्ग करके देख सकते हैं 48,600 के टारगेट्स के लिए। और नीचे में 47,800 से 48,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल कंसोलिडेशन का ही माहौल है बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। थोड़ा पॉजिटिव बायस है निफ्टी की तरफ क्योंकि 20 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मार्केट एक बार 22,600 से 22,700 से 22,800 के लेवल्स को टच कर दिखेगा। ठीक है।
तो कंसोलिडेशन बना रह सकता है, वॉलेटिलिटी भी बनी रह सकती है और आज एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। यह है नज़रिया आदित्य जी का आज के बाजार पर। आदित्य, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? दो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा पूजा को कि ऑन दैट टोन अभी भी बुलिश है। पहला है गुजरात गैस, स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिखाया शानदार डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट रहेगा 599 का और स्टॉप लॉस लगाना हमको यहाँ पे 545 का। दूसरा है आवास फाइनेंशियल्स, बहुत शानदार कंसोलिडेशन के बाद वॉल्यूम्स पे एक ब्रेकआउट देखने मिला है यहाँ पे, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 1800 का टारगेट और नीचे स्टॉप लॉस लगाना 1530। ठीक है, तो आवास फाइनेंशियल्स, गुजरात गैस दोनों में तेजी करने की सलाह। आदित्य, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट की तरफ। फिलहाल आशीषा हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाई हैं, तो पहले ब्रोकरेज रिपोर्ट समझ लेते हैं कि आज खबरों पर और नतीजों पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या आई हैं। हमारे साथ गौरव मौजूद हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी गुड मॉर्निंग। तो आज ब्रोकरेजेस के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं BHEL पे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक प्राइस अपग्रेड देखने को मिल रहा है ब्रोकरेजेस की तरफ से। और सबसे पहले बात करते हैं नुआमा की, क्योंकि उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो अपग्रेड करके 400 रुपीज़ पे दिया है। तो अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो कहीं पे मिस देखने को मिला था और इसका ये मानना है कि नुआमा का कहीं पे ये मानना है कि कहीं पे प्रोविजनिंग जो था वो ज़्यादा था, इसकी वजह से एक प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट देखने को मिला था। बट अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो कहीं पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रहा है। आगे जाके थर्मल पावर का जो वेव आने वाला है उसके ऊपर 12 to 24 मंथ्स में भेल को काफ़ी अच्छे से बेनिफिट हो सकता है और इसीलिए उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 400 रुपीज़ का दिया है। इसी के साथ साथ एंटीक ने भी अपना टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 360 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका भी मानना यह है कि कहीं पे FY24 और FY26 के दरम्यान हमें कहीं पे काफ़ी अच्छे से एक अर्निंग्स में अपटिक देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं हिताची एनर्जी की, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 8250 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे रेवेन्यू आउट परफॉर्मेंस जो था वो कहीं पे ऑफसेट होते हुए देखने को मिला था मार्जिन मिस की वजह से। बट आगे जाके अगर हम ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, 11.5% से ऊपर था ये ऑर्डर इनफ्लो जो है वो क्वार्टर बेसिस पे, और इसीलिए उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो बरकरार रखा है 8250 रुपीज़ पे। अगली बात करते हैं JB फार्मा की, क्योंकि यहाँ पे भी एक अपग्रेड हमें देखने को मिल रहा है टारगेट प्राइस में। जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 2060 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे छोटू सा एक बीट तो देखने को मिला हमें Q4 के रिजल्ट्स में, और इसी के साथ साथ इंडिया के बिजनेस में कहीं पे हाई टीन्स में ग्रोथ देखने को मिला और आगे जाके भी ये हाई टीन्स ग्रोथ रह सकता है FY25 में भी। और आखिर में बात करते हैं IT सेगमेंट भी, क्योंकि बर्नस्टीन ने कई कंपनीज पे यहाँ पे टारगेट प्राइस कट किया है। तो जैसे HCL टेक पे उन्होंने टारगेट प्राइस कट करके 1460 रुपीज़ का किया है। LTI माइंट्री पे उन्होंने ये जो टारगेट प्राइस है वो कट करके 4800 रुपीज़ का किया है, और आगे जाके L&T टेक पे भी उन्होंने टारगेट प्राइस कट करके 4070 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे क्लाउड सर्विसेज में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट IT सर्विसेज का ग्रोथ जो है वो सबड्यूड ही रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और इसीलिए उन्होंने ये जो टारगेट प्राइस है वो कट किया है। तो आगे जाके इन कंपनीज पे नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू इन सब कंपनीज में हमें देखने को मिल रहा है। तो IT स्टॉक्स पर नज़र रखिए, यहाँ पर कुछ टारगेट में कटौती हुई है। लेकिन आज BHEL पर कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। नतीजे हमने देखा था कि थोड़े अनुमान से कमज़ोर थे, लेकिन ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। इस वजह से जो नए टारगेट्स आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं यहाँ पर BHEL के लिए। तो ये कुछ स्टॉक है, सेक्टर है जिस पर कि आप नज़र रखिए। चलिए अब बात करते हैं खबरों की और नतीजों वाले शेयर्स की। हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नतीजों के बारे में बताइए, कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नंबर्स आए? सबसे पहले PI इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। कमजोर नतीजे थे। चौथी तिमाही में रेवेन्यूज में 8% का डिक्लाइन दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स की बात करें तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। 25.4% पे कंपनी ने मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं वर्सेस 29% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो ऑल इन ऑल PI इंडस्ट्रीज के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे। इसके अलावा डॉलर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। नतीजे काफी अच्छे थे। रेवेन्यूज में 23% का ग्रोथ दिखा। मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए। 11.4% पे मार्जिन से कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं वर्सेस 2.4% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। BHEL की बात करते हैं। हमने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की तो बात की, नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं, लेकिन FY25 के लिए जो आउटलुक है वो काफी स्ट्रांग है। आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यूज फ्लैट रहे हैं। मार्जिन्स 8.8% पे आए हैं, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा है मार्जिन्स पर। ऑपरेशनली कमजोर नतीजे थे, लेकिन FY25 के लिए मैनेजमेंट का जो आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव है। महाराष्ट्र सीमलेस की बात करते हैं।
यहाँ पर भी कमज़ोर नतीजे थे। रेवेन्यूज़ में 15% का डिक्लाइन दिखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन्स 22.6% पे आए, तो मार्जिन्स में भी कॉन्ट्रैक्शन दिखा सिक्वेंशियल बेसिस पर। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स के भी नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। रेवेन्यूज़ में 5% का डिक्लाइन दिखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और मुनाफे की बात करें तो 14% की घटौती मुनाफे के फ्रंट पर दिखी सिक्वेंशियल बेसिस पर। लास्ट में मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बात करते हैं। नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। रेवेन्यूज़ 330 करोड़ पे आए हैं, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 17% का ग्रोथ है। मार्जिन्स 24.1% पे आए हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्जिन्स लार्जली फ्लैट रहे हैं और मुनाफे में 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन ऑल इन ऑल अनुमान से देखें तो अनुमान के मुताबिक ही आए हैं मेट्रोपोलिस के नतीजे। तो ये कुछ ढेर सारे नतीजे हैं जिस पर कि आज हमारी नजर रहेगी। नतीजे कैसे थे, गुड और बैड अर्निंग्स, इस पर पूरा अपडेट दिया भी आशीषा ने। आशीषा, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। सबसे पहले अपोलो टायर्स की बात करते हैं तो आज ब्लॉक डील हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉरबर्ग पिंकस करीब 3.5% स्टेक बेचना चाहता है अपोलो टायर्स में। ये डील 463 रुपीज़ पर शेयर के रेट पर हो सकती है, तो कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 4% के डिस्काउंट पे ये डील होगी और टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू 1040 करोड़ रुपए का हो सकता है। तो ब्लॉक डील के चलते अपोलो टायर्स में एक्शन दिखेगा। इसके अलावा डिक्सन टेक की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। कुछ दिनों पहले डिक्सन टेक ने एसर के साथ अग्रीमेंट साइन किया था और अब इकोनॉमिक टाइम्स को सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि कंपनी गूगल पिक्सल 8 स्मार्टफोन्स इंडिया में बना सकती है। सोर्स बेस्ड न्यूज़ है, लेकिन बड़ी खबर है, डिक्सन टेक पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा एप्टस वैल्यू हाउसिंग की बात करते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्लॉक डील हुई थी और प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा है। करीब 1030 करोड़ का टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू था। प्रमोटर्स ने एप्टस वैल्यू हाउसिंग में अपना स्टेक बेचा है और एसबीआई म्यूचुअल फंड, ईस्ट ब्रिज कैपिटल मार्केट फंड कुछ बायर्स थे ये ब्लॉक डील में जो कल हुई थी। इसके अलावा 3 इंफ्रा कंपनीज की बात करते हैं। तीनों ही कंपनीज को नए ऑर्डर्स मिले हैं। सबसे पहले एचजी इंफ्रा, जिनको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 2 ऑर्डर्स मिले हैं, जिसकी टोटल वैल्यू 3200 करोड़ के आसपास है। पीएनसी इंफ्रा को भी नए ऑर्डर्स महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से ही मिले हैं, जिसकी वैल्यू 5000 करोड़ के आसपास है। और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स L1 बिडर के तौर पर नियुक्त हुआ है। 4400 करोड़ के आसपास के ऑर्डर विंस है। तो तीनों ही इंफ्रा कंपनीज ऑर्डर विंस के दम पर आज फोकस में रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज की बात करते हैं तो कंपनी ने एक बायोसिमिलर ऐड किया है यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में। टाई अप में ये कोलैबोरेशन में ये ऐड किया गया है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि FY26 के यूएस सेल्स जो कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, ये बायोसिमिलर के चलते यूएस सेल्स बढ़ सकते हैं और इसी के साथ अगर अप्रूवल टाइम पर मिल जाती है तो एक बड़ा पॉजिटिव होगा डॉक्टर रेड्डीज के लिए। इसके अलावा SIS की बात करते हैं। कल हमने आपको बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक थी जहां स्टॉक स्प्लिट कंसिडर होने वाला था, लेकिन अब कंपनी ने वो डिफर कर दिया है और उसी के साथ और एक अनाउंसमेंट आई है। कंपनी ने डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया है अपना कैश बिजनेस के साथ, जो SIS लिमिटेड से डीमर्ज होकर अब SIS कैश सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में मर्ज हो जाएगा। तो बड़ी न्यूज़ है और स्टॉक स्प्लिट या सब डिवीजन अभी नहीं कंसिडर किया जाएगा, बाद में किया जाएगा। और लास्ट में यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करते हैं तो कंपनी को वाटर चार्जेस लेवी किए गए हैं 340 करोड़ के आसपास। कंपनी को ये पेमेंट 7 दिनों में करना है और कंपनी ने का मानना है कि फाइनेंशियल्स पर इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन 345 करोड़ की अमाउंट है, बड़ी अमाउंट है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी अपनी नज़र रखें। ठीक है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स फोकस में रहेगा। अपोलो टायर्स पर नजर रखिए, ब्लॉक डील्स होने की संभावना है यहाँ पर। और डिक्सन टेक, बड़ी खबर यहाँ पर भी, भारत में गूगल पिक्सल 8 स्मार्टफोन बनाएगी। हालांकि रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है, देखना होगा कंपनी की तरफ से क्या कुछ बयान इस खबर पर निकल कर आते हैं। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज के लिए, इस पर नजर रखिए। स्टॉक में एक्शन एक्सपेक्टेड है। थैंक यू आशीष आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। आज वहां पर क्या रणनीति अपनाएं, बात करने के लिए हमारे साथ ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जी जुड़ चुके हैं। भाविक जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ET नाउ स्वदेश को।
सोने चांदी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? एक रिकॉर्ड लेवल्स देखने के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा मुनाफा वसूली अब हावी है दोनों की चाल पर। क्या ये करेक्शन और गहरा सकता है आगे? गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है आई थिंक माली रहेगा और हल्की नफा वसूली ही देखने को मिलेगी। और जो अंडरटोन हम देखें तो काफी बुलिश है। जो यूएस थ्रेट कर रहा है टैरिफ पे चाइना की, उसकी वजह से सोने में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और चांदी 11 साल की रिकॉर्ड ब्रेकआउट के बाद देख रहे हैं कि आई थिंक जो मोमेंटम है वो काफी ऊपर है। मुझे लग रहा है कि हल्की मुनाफा वसूली देख सकते हैं और कोई भी डिप मिलती है तो बाई कर सकते हैं। जैसे सोने में अगर 73,750 के करीब आता है तो 73,600 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। और चांदी में भी मुझे लग रहा है कि अगर 94,000 के लेवल दिख सकते हैं आज के दिन तो 95,000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो सोने चांदी में तेजी करने की सलाह है। भाविक जी, बेस मेटल्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका? शानदार तेजी वहां पर भी दिख रही है, कॉपर रिकॉर्ड लेवल्स पर है, एल्यूमिनियम 2 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, काफी अच्छी तेजी है मेटल स्पेस में। कोई ट्रेड ले, ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं आप बेस मेटल्स में? आई थिंक ट्रेड के मौके मुझे जिंक दिख रहा है, क्योंकि अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर काफी ओवरबॉट चल चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा लॉन्ग पोजीशन थोड़ा रिस्की है। बट जिंक अभी भी टेक्निकली चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो रनअप है वो 277 से 280 तक पे दिख सकता है। तो आज के दिन 274 के करीब जिंक में बाय कर सकते हैं 277 के टारगेट के लिए। और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 272 का। ठीक है, तो जिंक अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए 277 के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 272 का। ये 274 थोड़ा कंडीशन कॉल है, 274 के आसपास मिले तब ये ट्रेड लीजिए जिंक में। यह है सलाह भाविक जी की तरफ से। भाविक, कच्चे तेल को कैसे ट्रेड करें? हम अभी कहीं पढ़ रहे थे कुछ रिपोर्ट्स में कि पूरे महीने इस कच्चे तेल की चाल में एक दायरे में ही कारोबार देखने को मिला है। अभी ट्रेड कैसे लें, कैसे देख रहे हैं आप कच्चे तेल में? क्या इसी रेंज को प्ले करें? जी जरूर सर। देखिए ये मैंने अगर हम देखें तो 6500 से 6700 200 पॉइंट की एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। अभी अगर देखें तो ट्रिगर्स भी मिक्स्ड ही है कि जहाँ पे डिमांड कम है बट ओपेक प्लस जो है वो जो अपना सप्लाई कट है वो एक्सटेंड कर सकती है। मुझे लग रहा है कि जब तक 6500 के नीचे नहीं जाता कच्चे तेल तब तक एटलीस्ट बाय करना ही है, क्योंकि अभी लोअर एंड ऑफ द रेंज है। तो 6520 के करीब बाय कर सकते हैं 6640 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6460 का। ठीक है, तो यह है सलाह कच्चे तेल पर। तो सभी स्पेसेस में तेजी करने की सलाह है। सोने चांदी में, जिंक में आप तेजी करके चलिए, कंडीशनल कॉल है 274 के पास मिले तब जिंक में खरीदारी कीजिए। और कच्चे तेल में भी तेजी करने की सलाह है, एक रेंज में है, इसी को प्ले करिए आप। भाभी जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए हमारे दर्शकों की।